विद्यार्थियों, हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव या बाल विकास, अभिवृद्धि एवं विकास जो टॉपिक है हमारा, उस पर डिस्कस कर रहे थे। और इसमें हम अब बाल विकास के सिद्धांत, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, बीएड, बीटीसी, डीएलएड, सीटेट, सुपरटेट, नेट, अन्य बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती हैं शिक्षकों के लिए, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो बाल विकास के सिद्धांत है। बाल विकास के सिद्धांत को हम पढ़ेंगे और हर परीक्षाओं में देखा गया है कि इससे जुड़े हुए 3-4 क्वेश्चन, चाहे वो सीटेट का हो, सुपरटेट का हो या यूपी टेट का हो, हमेशा से 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेट होकर आते हैं। इसलिए ये टॉपिक हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इसमें हम अगर पहले सिद्धांत की बात करें तो पहला हमारा सिद्धांत है निरंतर विकास का सिद्धांत। बाल विकास का पहला सिद्धांत क्या है? निरंतर विकास का सिद्धांत है। ये हम कह सकते हैं कि मनुष्य में कोई भी विकास जो होता है वो अचानक से नहीं होता है। विकास क्या है? सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो लगातार किसी न किसी रूप में चलती रहती है। कोई भी विकास आकस्मिक ढंग से नहीं होता है कि अचानक से कोई विकास हो जाए, अचानक नहीं होता है। विकास क्या होता है? एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से मरण तक निरंतर चलती रहती है। स्किनर कहते हैं, एक डिफिनेशन आप लिख सकते हो कि स्किनर के अनुसार विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत, स्किनर के अनुसार विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई भी विकास या कोई भी परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू स्किनर, स्किनर कहते हैं कि विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि कोई भी व्यक्ति में, बालक में कोई भी परिवर्तन या विकास आकस्मिक नहीं होता है। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अब आप शारीरिक अभिवृद्धि को ले लीजिए। अभिवृद्धि, एक तरफ अभिवृद्धि पड़ती है तो ये नहीं कि आप एक शिशु है जो सीधे शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था पर पहुंच जाए, नहीं। पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था और फिर प्रौढ़ावस्था। अचानक से वो कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो निरंतर विकास का सिद्धांत इस तरफ इशारा करता है। दूसरा, अगर हम दूसरे सिद्धांत की चर्चा करें तो सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत, सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत जो होता है, हरलाक महोदय कहते हैं, चाहो तो लिख सकते हो, हरलाक के अनुसार प्रत्येक जाति, चाहे वो मनुष्य हो और चाहे पशु पक्षी हो, प्रत्येक जाति के का विकास जो होता है वो अपने जाति के प्रतिमान का अनुसरण करता है और उसी के अनुसार उसका विकास होता है। हर जाति का अपना एक पैटर्न होता है विकास का और उसी पैटर्न को वो फॉलो करता है, उसी पैटर्न के अनुसार उसका विकास होता है। और बालक का विकास भी एक निश्चित प्रतिमान के आधार पर, निश्चित पैटर्न के आधार पर होता है। उदाहरण के लिए आप ले लीजिए, पशुओं के विकास की हम अगर चर्चा कर दें तो देखते हैं कि गाय का बच्चा जो होता है उसका जन्म हुआ और जन्म के कुछ ही समय बाद वो उठकर खड़ा होना शुरू कर देता है और कुछ समय बाद वो चलने फिरने और दौड़ने लगता है। लेकिन एक पशु, हम भैंस की बात करें तो भैंस का बच्चा खड़े होने के लिए भी कुछ समय लेता है, चलने के लिए और समय लेता है। काफ़ी समय के बाद वो जो गाय का बछड़ा कुछ समय में कर देता है, कुछ समय में उसका विकास हो जाता है। भैंस के बच्चे का विकास देर में होता है क्योंकि दोनों का प्रतिमान अलग अलग होता है। इसी तरह मनुष्य के बच्चे को ले लो तो लगभग 6 माह वो ले लेता है घुटनों के बल सरकने के लिए और 8 से 9 माह ले लेता है वो पैरों पर खड़े होकर चलने के लिए और 12 माह तक लोग लगभग अपने पैरों पर चलना शुरू कर देता है। तो सबका ये सिद्धांत इसी तरफ इशारा करता है कि कोई भी जाति हो, चाहे मनुष्य की हो या पशु की हो, सभी जाति अपने प्रतिमान का अनुसरण करते हैं और प्रतिमान के अनुसार ही उनका विकास होता है। फिर हम बात करते हैं विकास की निश्चित दिशा का सिद्धांत।
विकास की निश्चित दिशा का सिद्धांत इस तरफ इशारा करता है कि किसी भी प्रकार का विकास, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो या अन्य किसी भी प्रकार का विकास हो, आप एक निश्चित दिशा में होता है। ये नहीं कि किसी भी तरफ फैल जाए हो, ऐसा नहीं, एक निश्चित दिशा में होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम मनुष्य के शारीरिक विकास की बात कर लें तो शारीरिक विकास में सबसे पहले मनुष्य के किस शरीर का विकास होता है? अगर हम बात करें तो सबसे पहले सिर का विकास होता है, फिर धड़ का होता है और सबसे अंत में पैरों का होता है। इसको अधोमस्तकीय सिद्धांत भी कहा जाता है। सिर से, जैसे एक क्वेश्चन आया है कि मनुष्य का विकास होता है पेट से पैर की तरफ, पैर से पेट की तरफ, या पैर से सिर की तरफ, या सिर से पैर की तरफ, तो मनुष्य का जो विकास होता है शारीरिक विकास, वो सिर से पैर की तरफ। सबसे पहले उसके सिर का विकास होता है, फिर धड़ का विकास होता है, फिर पैरों का विकास होता है। तो इस तरह से एक विकास का निश्चित दिशा होता है, उस निश्चित दिशा में ही बालक का विकास होता है। फिर है विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम का सिद्धांत ये बताता है, ये चाहो तो एक डिफिनेशन लिख सकते हो। सिरले और गैसल ने कहा है सिरले व गैसल ने कहा है कि मानव विकास का एक निश्चित क्रम होता है और उसी क्रम के अनुसार उसका विकास होता है। उदाहरण के लिए उसके भाषा विकास की हम बात कर सकते हैं। तो भाषा विकास की बात करें तो जन्म के इसकी पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। जन्म के समय बालक रोने और हंसने जैसी क्रियाएं करता है, लेकिन जब उसके सीखने की बात आती है, भाषा सीखने की बात आती है, तो बालक सबसे पहले क्या सीखता है? सुनना। सुनने के बाद बोलना, बोलने के बाद पढ़ना और पढ़ने के बाद लिखना। तो हुआ ना एक निश्चित क्रम। रोना और हंसना यह उसकी स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं बच्चे की, लेकिन जब थोड़ा बड़ा होता है तो वो सबसे पहले अपने आसपास की वस्तुओं, व्यक्तियों और क्रियाओं तथा उनकी ध्वनियों को सुनता है और जो सुनी हुई ध्वनियाँ हैं उसको मुंह से निकालने का प्रयास करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो बोलना सीख पाता है। और जब बोलने लगता है तो वो पढ़ना शुरू कर देता है, और जब पढ़ने लगता है तो कुछ समय बाद लिखना शुरू कर देता है। इसमें एक निश्चित क्रम होता है और इस विकास का निश्चित जो विकास क्रम का सिद्धांत है वो ये बताता है कि विकास क्रम जो होता है वो निश्चित होता है। अगर उसमें से कोई भी क्रम टूटा, अवरुद्ध हुआ, तो आगे का विकास उसका अवरुद्ध हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए एक बालक अगर बहरा है, एक बच्चा बहरा है, तो वो बोलना भी नहीं सीख पाता है। क्योंकि उसके कान में ध्वनियाँ नहीं जाती हैं, और जब कान में ध्वनियाँ नहीं जाती हैं तो उसको मुंह से निकालने का प्रयास वो नहीं करता है, जिसके परिणाम स्वरूप बोल नहीं पाता। और जब बोल नहीं पाएगा तो पढ़ नहीं पाएगा, और जब पढ़ नहीं पाएगा तो लिखना नहीं पाएगा। तो ये सिद्धांत इसी तरफ इशारा करता है, विकास क्रम का सिद्धांत, कि सारे प्रकार के विकास का एक निश्चित क्रम होता है, उसी के अनुसार उसका विकास होता है। फिर है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिकों ने इस बात को स्पष्ट किया, बालक सामान्य से पहले, मनुष्य का विकास सामान्य से पहले, विशिष्ट से पहले सामान्य प्रकार का होता है। सामान्य प्रक्रियाओं से ही पहले वो सामान्य प्रतिक्रियाएं करता है, फिर विशिष्ट की ओर बढ़ता है। इसको चाहे तो एक डिफिनेशन है हरलाक महोदय की, आप लिख सकते हो कि विकास, हरलाक के अनुसार लिख लीजिए, हरलाक के अनुसार विकास की सभी अवस्थाओं में बालक की प्रतिक्रियाएं, हरलाक के अनुसार विकास की सभी अवस्थाओं में बालक की प्रतिक्रियाएं सामान्य से विशिष्ट की ओर होती हैं, या विशिष्ट बनने से पूर्व वो सामान्य होता है। आप उदाहरण के लिए समझ सकते हो कि एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसके सामने जो भी वस्तु पड़ी रहती है उसको उठाकर वो मुंह में रख लेता है। ये क्या है? ये
सामान्य है, मुंह में रख लेता है, कोई भी चीज़ पा जाए मुंह में रख लेना, ये सामान्य प्रतिक्रिया है उसकी। लेकिन कुछ समय बाद वो उसका स्वाद का अनुभव करने लगता है और धीरे धीरे वो विशिष्ट की ओर बढ़ता है। जो चीज़ें मुंह में डालने वाली है उन्हीं चीज़ों को डालता है, अन्यथा दूसरी चीज़ों को नहीं डालता है। हम एक बच्चे को देखेंगे, पेन पकड़ता है तो इस तरह से, कोई वस्तु उसको दोगे तो इस तरह से वो हाथ में पकड़ लेगा, लेकिन कुछ समय बाद वो उंगलियों से पेन पकड़ना सीख जाता है। तो ये सामान्य था और जब यहाँ पहुँचा तो ये विशिष्ट हो गया। कोई भी जीव हो, कोई भी मनुष्य हो या बालक हो, पहले वो सारी प्रतिक्रियाएं उसकी सामान्य होती हैं। जैसे सबसे पहले बच्चे को वर्णमाला सिखाया जाता है, एक अक्षर सिखाया जाता है, फिर धीरे धीरे जब वो एक अक्षर सीख जाता है तो उसको 2 अक्षर, फिर 3 अक्षर, फिर 4 अक्षर, तो इस तरह से सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ाया जाता है। 4 अक्षरों वाले शब्द वो जान जाता है। तो ये है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। फिर हम बात करते हैं एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत जो होता है वो विकास में पूर्ण से अंशों की ओर और अंश से पूर्ण की ओर गति रहती है। जो एकीकरण का सिद्धांत हो, बालक का विकास जो होता है पूर्ण से अंश की ओर और अंश से पूर्ण की ओर उसकी गति होती है, उसका सिद्धांत होता है। इस रूप में लिया जाता है। इसको चाहो तो लिख सकते हो, विकास में पूर्ण से अंशों की ओर और अंशों से पूर्ण की ओर गति रहती है। एक उदाहरण के तहत इसको हम समझ सकते हैं कि एक छोटा बच्चा है कि किसी भी वस्तु को उठाता है, किसी भी खिलौने, उसके सामने कोई खिलौना रखा है तो पूरा ऐसे हाथ मारता है, पूरे हाथ का प्रयोग करके वो खिलौने को उठाता है, तो ये पूर्ण है। और थोड़े दिन बाद देखा जाता है कि वो उंगलियों से ही उस खिलौने को या वस्तु को पकड़कर उठाने लगता है, ये अंश हुआ, ये पूर्ण हुआ। और जब इसके सहयोग से, इसके सहयोग से पकड़ने लगा तो ये अंश हुआ। और फिर अंश से पूर्ण, फिर जब थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो उस चीज़ को उठाते, उंगलियों से उठा भी रहा है, उसके बारे में सोच भी रहा है, उसका क्या करना है इस पर विचार भी कर रहा है, तो फिर अंश से पूर्ण की ओर। जब पूरे हाथ से उठा रहा है, कोई भी उसके संपूर्ण रूप में उसको देख रहा है तो ये पूर्ण है। फिर उसके जो काम की चीज़ें हैं उससे उसको प्राप्त कर रहा है तो वो अंश है। और फिर अंश से पूर्ण की ओर उसका बिखराव हो जाता है। हम कई चीज़ें, कई प्रक्रियाएं एक साथ करने लगते हैं, ये अंश से पूर्ण की तरफ होता है। एक क्रिया के साथ दूसरे क्रिया का जुड़ जाना, यही एकीकरण का सिद्धांत होता है। फिर विभिन्न गति का सिद्धांत। विभिन्न गति का सिद्धांत इस तरफ इशारा करता है कि चाहे मनुष्य हो या कोई भी जीव हो, बालक का विकास भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न तरीके से होता है। बालक का विकास जो होता है अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग तरीके से होता है और उसकी गति अलग अलग तरीके से होती है। जैसे हम देखते हैं कि बात करें शैशवावस्था की, शैशवावस्था के 2 चरण होते हैं, एक प्रारंभिक शैशवावस्था, एक उत्तर शैशवावस्था, जिसको हम परिपाक शैशवावस्था कहते हैं। 0 से 3 वर्ष और फिर 3 से 6 वर्ष। अब 0 से 3 वर्ष का जो समय है, इसमें जो शारीरिक विकास होती है, 0 से 3 वर्ष का समय जो होता है, शैशवावस्था की बात करते हैं, 0 से 3 वर्ष का समय होता है। इसमें शारीरिक ग्रोथ, मानसिक ग्रोथ जो भी होती है, जो भी विकास होता है वो बहुत तेज़ी से होता है। लेकिन 3 से 6 वर्ष में थोड़ा स्लो हो जाता है। अगर अवस्थाओं की बात करें तो सारी अवस्थाओं में शैशवावस्था में सबसे तेज़ी से होता है, बाल्यावस्था में उससे थोड़ा धीमे होता है और किशोरावस्था में उससे और धीमे होता है। तो अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग तरीके से विकास होता है। शैशवावस्था में ही 2 चरण होते हैं, 0 से 3 वर्ष में ज़्यादा तेज़ी से और 3 से 6 में उससे थोड़ा धीमे। फिर बाल्यावस्था की बात करें, बाल्यावस्था में 6 से 9 के बीच में तेज़ी से और फिर 9 से 12 के बीच में थोड़ा स्लो।
फिर किशोरावस्था की बात करें तो किशोरावस्था में एक सामान्य गति से विकास होता है। इस तरह से अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग से विकास की गति होती है, अलग अलग विकास की गति होती है। इस तरह से ये विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत होता है। विकास की विभिन्न गति के सिद्धांत के बाद हम अगले सिद्धांत के अगर 8वें सिद्धांत की बात करें तो परस्पर संबंध का सिद्धांत होता है। बाल विकास का अगला सिद्धांत क्या होता है? परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत इस तरफ इशारा करता है कि बालक का विकास, जो सभी प्रकार के विकास जो होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि पहले शारीरिक विकास हो चुका हो पूरा, फिर मानसिक विकास हो, फिर मानसिक विकास हो जाए, फिर भाषा का विकास हो, भाषा का विकास हो जाए, फिर संवेगात्मक विकास हो। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो बाल विकास का सिद्धांत है, परस्पर संबंध का सिद्धांत, वो इसी तरफ इशारा करता है कि बालक का विकास जो होता है, सभी प्रकार के विकास, चाहे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, भाषा, सारे विकास जो होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। एक विकास दूसरे विकास को प्रभावित करता है। ये परस्पर संबंध का सिद्धांत होता है। फिर है अगला, अगर 9वें सिद्धांत की बात की जाए तो वंशानुक्रम और पर्यावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। बालक का विकास जो होता है वो उसके 2 मूल कारक होते हैं, पहला वंशानुक्रम और दूसरा पर्यावरण। वंशानुक्रम क्या होता है? जो जन्म के समय माता पिता से हमको मिला वो वंशानुक्रम होता है, और जो जन्म के बाद हमको मिला वो पर्यावरण होता है। और बालक के विकास को दोनों प्रभावित करते हैं, वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों प्रभावित करते हैं। तो बालक का विकास तभी बेहतर ढंग से हो सकता है जब दोनों में बेहतर ढंग से अंतःक्रिया हो, दोनों अच्छे हों, उसका वंशानुक्रम भी अच्छा हो और उसका पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट भी अच्छा हो और हेरिडिटी उसकी भी अच्छी हो। और दोनों के बीच में जितने बेहतर ढंग से अंतःक्रिया होगी, बालक का विकास उतने ही बेहतर ढंग से होगा। ये वंशानुक्रम और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का सिद्धांत है। फिर अगला सिद्धांत है वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक भिन्नता एक मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। वैयक्तिक भिन्नता मतलब जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर बालक अपने आप में विशिष्ट है, हर बालक अपने आप में अलग है, उसमें कुछ अलग क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, उसकी रुचियां हैं। आप मनोविज्ञान इसी तरफ सबका इशारा करता है। यहाँ तक देखा गया है कि एक माता पिता के 2 जुड़वा बच्चे भी एक जैसे नहीं हो सकते हैं। चेहरे एक हो सकते हैं लेकिन मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से उनमें बहुत सारा परिवर्तन हो जाता है। इसलिए ये वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत बताता है कि हर बालक अपने आप में भिन्न है, अलग है और विशिष्ट है। और वैयक्तिक भिन्नता जानकर अगर हम उस बालक की शिक्षा या सीखने की व्यवस्था करेंगे तो उस बालक का विकास बेहतर ढंग से हो सकता है। ये बाल विकास के सामान्य सिद्धांत थे। इन सामान्य सिद्धांतों के बाद हम आगे चल के चर्चा करेंगे बाल विकास के विशिष्ट सिद्धांतों की। और विशिष्ट सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत आता है वो जीन पियाजे का आता है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। उसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए तथा अपने दोस्तों से इसको अवगत करें।